अगर आप ब्रीफली हमें बताएं बेसिक चीज़, ट्रंप का जो प्लान है वो इजराइल को क्या दे रहा है और फ़लस्तीन को क्या दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हम सब जानते हैं कि गाजा में पिछले 3 साल से जिस तरह का जेनोसाइड इम्पोज्ड है वो हम सब के सामने है। दुनिया के बदलती सूरत हाल हम सब के सामने है। गाजा को लेके बहुत सारे प्रपोजल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए, सीज फायर के लिए बहुत सारे प्रपोजल प्रेजेंट किए गए। उन्हीं प्रपोजल्स के अंदर ये एक कड़ी है। ये एक और प्रपोजल है जो गाजा में सीज फायर के लिए दिया गया, और इसकी सिग्निफिकेंस पिछले प्रपोजल से इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जिस टाइमिंग में ये प्रपोजल प्रेजेंट किया गया उस वक्त जो दुनिया के हालात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रपोजल में अगर देखा जाए तो दोनों पार्टीज को कन्विंस करने की कोशिश की गई है, यानी मुसलमान जो गाजा के अंदर है उनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इस प्रपोजल के अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, और इसराइल के लिए भी। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये प्रपोजल जो है ये फेवर कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो जाहिर है इसराइल को फेवर कर रहा है और सारा कुछ, लेकिन इसमें जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है गाजा का या मुसलमानों का वो ये है कि इस प्रपोजल के थ्रू हम एक सीज फायर अचीव कर सकते हैं गाजा के अंदर, विच इज जो कि हमारे लिए इस सारे प्रपोजल में सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और ये काफी है इस प्रपोजल की वीकनेसेस को हमें फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करने के लिए। बाकी इसराइल के लिए इसमें आईडीएफ से रिलेटेड, उनके बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं जो कि आप अगर नेतन्याहू की नजर से देखें तो उसके तो खिलाफ हैं, लेकिन अगर इसराइल की नजर से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इसको बेनिफिट किया गया। नेतन्याहू का प्रॉब्लम ये है कि नेतन्याहू फार राइट जो इसराइल का है उसके साथ बहुत ज्यादा इन लाइन और इन सिंक है, और फार राइट की ही आइडियोलॉजी जो है वो ग्रेटर इसराइल और वो सारी जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, जो एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम है, वो ज्यादातर फार राइट की तरफ से ही आती है। सो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना इन अ सेंस नेतन्याहू या इसराइल की जो फार राइट है उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से नेतन्याहू अपनी सपोर्ट भी लूज करता है, जिसका एक बड़ा जो सबूत हमें मिलता है वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है नेतन्याहू का उसने आउटराइटली इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। उसने कहा ये इसराइल के लिए डिप्लोमेटिक फेलियर है। इस सारी सिचुएशन के अंदर अभी हम तकरीबन फाइनल स्टेजेस में एंटर कर चुके हैं। आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में पता चल जाएगा कि ये प्रपोजल किस डायनामिक में, किस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन द बिगेस्ट टेक अवे जो मुसलमानों के लिए इसमें वो ये है कि एक चांस है कि गाजा के अंदर सीज फायर हो जाए कुछ अरसे के लिए। लेकिन अगर हम सीज़ फायर की बात करें तो ये किस तरह का सीज़ फायर है? मतलब कैसे इसराइल पर भरोसा किया जा सकता है? वो तो बार-बार सीज़ फायर के जो आज तक जो मुआहदे हुए हैं उनको तोड़ता आया है। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो कतर में मुज़ाकरात के दौरान हमले कर देता है। तो बेसिकली तो इसका टिल्ट सारा इसराइल की तरफ है। फ़लस्तीनियों को इस मुआहदे से और इस पूरे प्लान से क्या मिल रहा है? जी देखें, फलस्तीनी की फेवर में अगर आप फलस्तीन का इंटरनल, गाजा का इंटरनल सेंटिमेंट देखें तो वो कहते हैं हमारे इस वक्त एक ही चीज हमारे फेवर में और वो है सीज फायर। सीज फायर हो जाए। इवन यहाँ तक बिसान अऊदा जो कि एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट है वहां की, वो कहती है इवन अगर कि नया फेज ऑफ कलोनियलाइजेशन भी शुरू होता है तो हो जाए, लेकिन कम से कम सीज फायर हो। सीज फायर होगा, वी विल सर्वाइव, हम सर्वाइव करेंगे तो तभी हम लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो सकते हैं। अभी तो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के वर्ज के ऊपर गाजा जा रहा है। इस जो सीज फायर जहां तक बात है वो ये है कि आपका ये जो सारा पैक्ट है इसमें जो फलस्तीनी जो इस वक्त स्पेशली जो गाजा के लोग हैं वो, उनकी जो प्रायोरिटी है वो इस वक्त पैलेस्टाइन की रिकग्निशन भी नहीं है एज अ स्टेट। उनकी इस वक्त प्रायोरिटी, जो पहली प्रायोरिटी है वो सीज फायर है। और ये जो मुआहदा है इसमें ऑप्शन इस वजह से, ये जो पुरानी सीज फायर्स की आपने बात की है, इस मुआहदे का जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि जो इस वक्त इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बड़े मेजर इवेंट्स हुए हैं। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और वो जो सपोर्ट अमेरिका से चाहता था कि उस हमले के अंदर लेके आए वो नहीं लेके आ सका। फिर अमेरिका की ख्वाहिश के खिलाफ जाके इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया, और कतर पे हमला करने के बाद भी जो अमेरिका से सपोर्ट चाहता था इसराइल को वो सपोर्ट नहीं मिली। अमेरिका के अंदर इस वक्त जो अमेरिका फर्स्टर्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, वो इस वक्त इसराइल से अपना वो इसराइल का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। अमेरिका के अंदर इस बहुत पोलराइज्ड सोसाइटी है, लेकिन इसराइल को लेके कंसेंसस है।
पहले तो जो बड़ी जनरेशन 50 60s के अंदर जो लोग थे वो इसराइल की सपोर्ट करते थे, और मिलेनियल्स में और जनरेशन जी में इसराइल की सपोर्ट कम थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है और न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ है, उसमें ये बात वाजे देखी गई है कि अक्रॉस द बोर्ड, यानी 50 और 60 वाली जनरेशन में भी इसराइल की एक्सेप्टेबिलिटी तकरीबन 70% कम हो गई है। और फिर उसके बाद जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, अमेरिका में ही नहीं पूरे यूरोप के अंदर भी इस वक्त इसराइल के खिलाफ है। और पिछले इस वजह से ही आप देख रहे हैं, इस वक्त इटली के कैपिटल में प्रोटेस्ट हो रहा है, इस वक्त स्पेन के कैपिटल में प्रोटेस्ट हो रहा है, इस वक्त डेनमार्क में, नॉर्वे में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, हर जगह के ऊपर जो मेन पावर सेंटर्स हैं इसके यूरोप के, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में फ्लुटेला वाला जो मामला हुआ, सारा एंटी इसराइल सेंटिमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो इस सारी सिचुएशन में हो सकता है कि ये वाली जो एक पैक्ट प्रेजेंट किया गया है, ये पीपल आर होपिंग कि ये इसराइल पे इतना प्रेशर मेंटेन कर देंगे कि वो सीज फायर के लिए अग्री कर जाए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपने कहा कि सारे बड़े ममालिक जो हैं वो हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं एक रियासत के तौर पर, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो। अच्छा, फिर उसके अलावा सारे ममालिक में अवाम भी एहतजाज कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी ये नहीं चाहते कि उनकी रियासत तस्लीम हो, मतलब उनका ये मुतालबा नहीं है, वो सिर्फ सीज़ फायर चाहते हैं और कुछ नहीं? देखें, बात यही है कि अगर फलस्तीन, आपने लॉजिकल बात है ना, सब वहां पे जेनोसाइड होता जाए, वो मतलब खत्म होने के वर्ज पे हैं, उनके ऊपर बमबारी इतनी ज्यादा हो रही है, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, फलस्तीनी ही ना बचे तो फिर फलस्तीन की रियासत को एक्सेप्ट करने का वो यही तो बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जेनोसाइड रुकवाएं, उसके बाद आगे की तरफ हम देखेंगे। ये प्लेस्टिया अल अक्द जो है, इन्होंने ये पोस्ट किया है कि रिकग्निशन, वी वांट रिकग्निशन, यस रिकग्निशन इज नेसेसरी, लेकिन अभी जो वक्त की जरूरत है वो ये है कि कम से कम आप जो बच गए गाजा उसको तो सेव कर लें। वो इलाका होगा, वो लोग होंगे, तो कल को वो लड़ाई भी कर सकते हैं, वो स्टेट के अंदर रहने वाले स्टेट के सब्जेक्ट्स हों। अभी तो बिल्कुल एक्सटेंशन की तरफ चीजें जा रही हैं। जेनोसाइड जब तक नहीं रुकेगा तब तक आगे की बात का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब हमास का कहना ये है कि वो इस मंसूबे का जल्द जवाब देगा। तो आपको क्या लगता है कि हमास जो है वो इसका क्या जवाब दे सकते हैं? देखिए, हमास के अंदर इस वक्त आपको जो हमास का पॉलिटिकल विंग है वो कहता है कि 2 पॉइंट्स को अगर आप चेंज कर दें तो हम सोच सकते हैं इस पैक्ट के बारे में। और जो हमास का जो मिलिट्री विंग है वो ये कहता है विल कंटिन्यू फाइटिंग। आमतौर पे जब आप नेगोशिएशंस करते हैं तो ऐसे ही आप प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं कि एक पार्टी कहती है कि हम एक्सेप्ट करेंगे, चांसेस वो विंडो ओपन रखते हैं ताकि नेगोशिएशन स्ट्रांग हो सके, और उसी आप ही के ग्रुप की एक और पार्टी है जो कहती है कि जो हार्ड लाइनर्स होते हैं बेसिकली। सो आमतौर पे पूरी दुनिया में ऐसे नेगोशिएशंस होती हैं, रशिया में भी ऐसे ही हो रही हैं, यूक्रेन में भी ऐसे हो रही हैं, हर जगह के ऊपर ऐसे ही हो रही हैं। सो अभी इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन अगर हमास, अभी 4 दिन होने वाले हैं, मोर देन 72 आवर्स हो चुके हैं, हमास की बातचीत चल रही है, कतर के अंदर टर्किश डेलीगेशन है, हमास का डेलीगेशन है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सो आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है इस तरह की जो डेवलपमेंट है, और हो सकता है हमास अग्री कर जाए, हो सकता है रीनेगोशिएट करें चीज़ों को। लेकिन इसमें एब्सर्डिटीज एब्सर्डिटीज हैं इस पैक्ट में, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमास का जो डीकमिशनिंग है, वो जाहिर है हमास इज नॉट गोइंग टू डीकमिशन इन फ्रंट ऑफ इसराइल और अमेरिका। सो वो सारी जो शराइत हैं, जो इवॉल्विंग हैं, जो फ्लूइड हैं, उनके ऊपर जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं आएगी तो आई थिंक हमास के लिए भी मुश्किल होगा डिसाइड करना। लेकिन अभी तक पॉजिटिव साइंस हैं कि 4 दिन तक अगर ये नेगोशिएशंस चली हैं और हमास ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं किया, इट शोज पॉजिटिविटी। अच्छा, अब अगर इस मुआहदे को हम देखें तो इसमें इजरायली फ़ौज के इनखला की किसी किस्म की कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, लेकिन अगर हम बात करें जो कि यरगमालियों की, तो मुआहदे में ये बात लिखी हुई है कि जैसे ये मुआहदा होगा 72 आवर्स में तमाम यरगमाली जो हैं वो उनकी वापसी की शर्त शामिल है। तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि इज़राइल जो है वो एक बार फिर अपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, और जैसे ही उसको उसके लोग वापस मिलेंगे वो फिर से जो है वो अपनी जो ज़िद है, जो अपना जुल्म है, उसको शुरू कर देगा? गारंटी कौन ले सकता है इज़राइल की? जी देखिए, 72 घंटे की बात हुई थी, लेकिन 72 घंटे तो हो गए हैं ना, उसके बाद और 72 घंटे का उन्होंने टाइम दिया। देखिए, जब आप कोई पैक्ट प्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी और आपकी बात हो रही है या मेरी और आपकी जंग हो रही है, तो उसमें मैं कोई पैक्ट प्रेजेंट करूंगा तो मेरे दिमाग में ये बात होगी कि मैंने ये पैक्ट जो है, जब मैंने आपको प्रेजेंट किया है तो आप अपने पॉइंट्स लेकर आएंगे और फिर हम पैक्ट को रीनिगोशिएट करके मिडिल ग्राउंड पे मिलेंगे। लेकिन मैं कभी भी अपने जुबान से ये बात निकालूंगा नहीं, मैं कहूंगा ये पैक्ट है, ये फाइनल है, ये एब्सोल्यूट है, इसी को आपने मानना है।
इसी तरीके से बार्गेनिंग जो होती है, इसी तरीके से निगोसिएशंस होती हैं। सो इस पैक्ट के अंदर कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इसराइल की फौज के निकलने का क्या टाइम है और क्या सारा कुछ है, और काफी सारी चीजें जो है वो फ्लूइड है। जाहिर है वो जब हमास के साथ उनका जो गाजा के साथ उनकी निगोसिएशंस होंगी उसमें ये सारी चीजें डिसाइड होंगी, ये कोई इतना शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। फर्स्टली सीज फायर अचीव करनी है, सीज फायर अचीव करने के बाद फिर निगोसिएशंस जो है वो सारी चलती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आईएसएफ का, इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स का, उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि ये पैक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। उसके ऊपर अभी बिल्कुल जीरो क्लैरिटी है, किसी को नहीं पता, सिर्फ बातें हैं कि वो एक अरब और जो नॉन अरब जो ब्लॉक है, जो विंग है उसकी बनेगी, उन कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर। कुछ कह रहे हैं नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज होंगी, कुछ कह रहे हैं अरब कंट्रीज प्लस नॉन अरब कंट्रीज होंगी। सो इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि आईएसएफ जो है उसका क्या रोल है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किन मुल्कों से मिलकर बनेगी। ये सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं है, और आमतौर पर पैक्ट्स में ऐसे ही होता है, निगोसिएशंस होती है बैक एंड फोर्थ बार बार, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे जाते हैं। लेकिन किसी भी नेगोशिएशन से पहले जो चीज मैंडेटरी होती है वो होती है सीज फायर। तो इस पैक्ट पे जैसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, इनिशियल सीज फायर अचीव करने के बाद फिर जो है ये जो सारे आपके सवालात हैं उनका बेहतर जवाब दिया जा सकेगा। अच्छा, फिर टोनी ब्लेयर जो है वो पूरी इस पिक्चर में कैसे आ गया? मतलब हम सब उसका माजी जानते हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से, वो किस तरह इस पिक्चर में आ गया? देखिए, टोनी ब्लेयर के थिंक टैंक ने इस मुआहदे के लिए काफी काम किया है, और जाहिर है उसका, टोनी ब्लेयर का एक हिस्ट्री है मिडल ईस्ट के अंदर, इराक वॉर की और वो सारी, और ही रिप्रेजेंट्स जो मतलब इसराइल इज वेरी कंफर्टेबल विद टोनी ब्लेयर। और जाहिर है उस सारी सिचुएशन के अंदर जो टोनी ब्लेयर है उसको हो सकता है नेतन्याहू को अपीस करने के लिए उसको इस सारी गेम के अंदर ऐड किया गया हो, क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, एक बिल्कुल आखिर में मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली, मुझे बताइएगा, होपफुली नहीं, प्रैक्टिकली मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये मुआहदा कुछ कर पाएगा या नहीं, ये अमन कायम कर पाएगा या इस मसले को हल कर पाएगा? देखिए, बात ये होती है कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस मुआहदे पे। मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह करे कि सीज फायर हो। प्रैक्टिकली भी मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि सीज फायर हो सके। सीज फायर होने के बाद मुआहदे जो हैं, आप देखें इंटरनेशनल लॉ तो मौजूद है, उससे बड़ा इंटरनेशनल मुआहदा और कौन सा है? यूएन का चार्टर भी मौजूद है, उससे बड़ा इंटरनेशनल चार्टर और या मुआहदा और कौन सा है? इंटरनेशनल कानून तो है, लेकिन इंटरनेशनल कानून को तो इसराइल मानता ही नहीं है ना, ना वो आलमी अदालतों को मानता है, ना आईसीसी को मानता है, ना आईसीजे को मानता है। जो नेतन्याहू है वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो तो किसी चीज़ को नहीं मान रहे, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी नहीं मान रहे। तो इन आलमी इदारों की तो किसी किस्म की कोई हैसियत ही नहीं है इसराइल के सामने और अमेरिका के सामने। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यूएन भी है, इंटरनेशनल लॉ भी है, यूएन का चार्टर भी है ना, उससे बड़ा मुआहदा और दुनिया में तो कोई भी नहीं है इस वक्त इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की ताकत किसी के पास नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर, गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उसको इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं है। उस तरह ये मुआहदा आपको इनिशियल विंडो देगा, ये सीज फायर करवा सकता है, थोड़ी देर के लिए जंग बंदी करवा सकते हैं, लेकिन इस मुआहदे को इंप्लीमेंट करना और इस मुआहदे को मेक श्योर करना कि इंप्लीमेंटेड रहे, उसके लिए आपको ताकत की जरूरत है। वो ताकत का जो एक विंडो है वो आईएसएफ है, यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। बहुत सारी चीजें जो है अभी फ्लूइड है, कौन से ममालिक उसमें शामिल होंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, किस तरीके से काम करेगी, निगोशिएट किस तरीके से करेगी, वो बताएगी कि मुआहदा जो है वो इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। हाँ, जहां तक सीज फायर की बात है, यानी जो पहला कदम है, वो मुझे लगता है कि चांसेस अभी पहले से बेहतर हैं कि आजकल में वो हो सके, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर, 50-50 है।